हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम बंगाल के नवाब और प्लासी के युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर होने से उसका डिसइंटीग्रेशन प्रारंभ होता है और ये डिसइंटीग्रेशन मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रारंभ हो जाता है। इन मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर होने से अनेक प्रकार के राज्यों का उदय होता है, जिन्हें सक्सेसर स्टेट्स, रिबेलियन स्टेट और दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी राज्य है नाम दिया जाता है। सक्सेसर स्टेट में अवध और हैदराबाद और रिबेलियन स्टेट में मराठा, अफगान, जाट, पंजाब आदि राज्य को हम ले सकते हैं। इन विभिन्न राज्यों में बंगाल का प्रांत था वो सबसे समृद्ध था, जो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। 1651 में शाह शुजा ने जो बंगाल का हुगली का जो प्रदेश है वो 3000 वार्षिक के बदले है वो सांझा के शासनकाल के अंदर अंग्रेज़ों को दे दिया था। बंगाल की नज़रें हैं, बंगाल समृद्ध होने के कारण से सभी यूरोपियंस की नज़रें बंगाल पे थी, इसलिए सभी यूरोपियंस ने बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली थी और हुगली को एक पतन नगर के रूप में भी विकसित कर दिया गया था। जहाँ तक बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना का प्रश्न है, बंगाल की स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय है वो मुर्शीद कुली खां को जाता है, जिसने 1717 में फ़रुखसियर के शासनकाल में बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मुर्शीद कुली खां और इसके बाद के बंगाल के नवाब कुछ हद तक ठीक थे और उन्होंने बंगाल उसके समय में, मुर्शीद कुली खां के समय में बंगाल की प्रजा सुखी और समृद्ध थी और मुर्शीद कुली खां मुग़ल शासक को नियमित रूप से कर भी देता था और इसने बंगाल की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक भूमि सुधार किए, खालसा भूमि का विस्तार किया, इजारा प्रथा है वो प्रारंभ की, ताकाबी ऋण की प्रथा है वो प्रारंभ की, जिसकी वजह से जमींदार वर्ग है वो नाराज़ हो जाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर जमींदार वर्गों के नाराज़ होने के कारण से मुर्शीद कुली खां के समय में जमींदार विद्रोह करते हैं। इन विद्रोह में पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में होता है, दूसरा शुजात खां और नजात खां के नेतृत्व में होता है। तो अलीवर्दी खां और जो बाद के जो शासक हैं, यद्यपि ये सेकुलर थे लेकिन इन्होंने उन्हीं व्यवस्थाओं को अपनाया जो व्यवस्था मुग़ल काल से चली आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में कोई नया कार्य नहीं किया और इस कारण से वो अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाए और उसका फ़ायदा विदेशियों ने उठाया। मुर्शीद कुली खां के पश्चात बंगाल का जो नवाब है उसी का दामाद शुजाउद्दीन बनता है, जो 1727 से 1739 के मध्य बंगाल का नवाब रहता है और इसके समय में भी बंगाल में शांति और समृद्धि रही। इसके समय में अलीवर्दी खां बिहार का नायक सूबेदार बनता है और शुजाउद्दीन के पश्चात बंगाल का नवाब सरफराज का बनता है, जो 1739 से 1740 के मध्य बंगाल का नवाब रहता है। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है और वो ये होती है कि इस समय बंगाल का नायब सूबेदार है वो 1740 में घेरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है और उस समय का तत्कालीन मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला उसको मान्यता प्रदान भी कर देता है। सरफराज खां के पश्चात अलीवर्दी खां है वो बंगाल का नवाब बनता है, जो 1740 से 1756 के मध्य बंगाल का नवाब रहता है। अलीवर्दी खां है यूरोपियंस को पसंद नहीं करता है और यूरोपियंस के विषय में वो ये कहता है कि यूरोपियंस है वो मधुमक्खियों की तरह हैं, यदि उन्हें छेड़ा नहीं जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट के खा जाएंगी।
अलीवर्दी खां है के समय में एक प्रकार से जो उसने मोहम्मद खां को देने के लिए जो मोहम्मद शाह को देने के लिए जो घूस वगैरह दी, वो खजाना वो पैसा है वो अपनी जनता से वसूल करना चाहा, इसलिए जनता में असंतोष हुआ। इसके समय में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने दोनों ने किलेबंदी करना, अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना प्रारंभ किया, लेकिन अलीवर्दी खान ने दोनों को किलेबंदी करना नहीं होने दिया। अलीवर्दी खां के समय मराठों के आक्रमण को भी अलीवर्दी खां को मराठों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1740 से 1751 के मध्य मराठों के आक्रमण होते हैं बंगाल पे, लेकिन अलीवर्दी खान का डटकर मुकाबला करता है और अंत में अलीवर्दी खां और मराठा सरदार रघुजी भोसले के मध्य एक संधि हो जाती है, जिसके अंतर्गत 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना मराठों को स्वीकार कर लेता है अलीवर्दी खां, और उसके साथ उड़ीसा की सूबेदारी है वो भी अलीवर्दी खां है वो मराठों को दे देता है। अलीवर्दी खां की 10 अप्रैल 1756 के अंदर मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में मृत्यु के समय उसके कोई पुत्र नहीं था और उसकी 3 पुत्रियाँ थी, और वो अपने समय में ही है अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह अपने तीनों भतीजे हैं उनके साथ कर देता है, और इन तीनों दामादों को पूर्णिया, ढाका और पटना का गवर्नर नियुक्त कर देता है। अलीवर्दी खां अपने भावी उत्तराधिकार के संघर्ष की संभावना से बचने के लिए अपनी सबसे छोटी लड़की के लड़का सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अलीवर्दी खां की जो बड़ी लड़की घसीटी बेगम है वो इस बात को स्वीकार नहीं करती है, और वो सिराजुद्दौला के सर्वज्ञ बड़े भाई मुरादुद्दौला है उसको गोद ले लेती है, और वह उसे बंगाल का सूबेदार बनाने का प्रयास करती है। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला के समय में कलकत्ता और अंग्रेज़ों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर पर किलेबंदी करनी प्रारंभ की। सिराजुद्दौला ने कहा कि आपकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है, इसलिए आप किलेबंदी नहीं करें। फ्रांसीसियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, और ये सिराजुद्दौला को बुरा लगा, और ऐसी स्थिति में 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और उसे मानचंद को सौंप करके स्वयं मुर्शिदाबाद चला गया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीतकर उसका नाम अलीनगर रखा, और इसी समय ये कहा जाता है कि 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, जिसको कालकोठरी घटना कहा जाता है। और इस कालकोठरी घटना के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि हालवेल नामक अंग्रेज इसका वर्णन करता है कि कलकत्ता पर अधिकार करने के पश्चात सिराजुद्दौला है वो फोर्ट विलियम में 146 अंग्रेज को बंदी बना लेता है और उसे 18/15 की एक कोठरी में बंद कर देता है। और दूसरे दिन जब खोला जाता है उस कोठरी को, तो उसमें 123 व्यक्ति मरे हुए होते हैं, और 123 व्यक्ति मरे होते हैं, 23 व्यक्ति शेष रहते हैं। और इस घटना का वर्णन हालवेल करता है, समकालीन दस्तावेजों में नहीं मिलता है, और तकनीकी दृष्टि से भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 18/15 में 146 अंग्रेज पुरुष आ सकते हैं क्या। इसलिए इस घटना की सत्यता है वो संदिग्ध कही जा सकती है, लेकिन आधुनिक भारत के अंदर कालकोठरी घटना का उल्लेख है वो हमें मिलता है। जब अंग्रेज़ों को पता चलता है कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे अधिकार कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में एक सेना भेजती है, और वो पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लेती है। और ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य एक संधि होती है, और इस संधि को अलीनगर की संधि कहा जाता है। ये 9 फरवरी 1757 को होती है, इसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। और इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों को काफ़ी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मुग़ल सम्राट फ़ारूक सिंह ने अंग्रेज़ों को जो व्यापारिक सुविधा दी थी, विशेष अधिकार दिए थे, वो नवाब उसको मान्यता दे देता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी को पहले की भांति है दस्तक का अधिकार अर्थात फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल जाता है। और जिन फैक्ट्रियों पर सिराजुद्दौला ने अधिकार किया था, पुनः वो क्षेत्र है वो इसने कंपनी को लौटा दिया जाता है, और क्षतिपूर्ति के रूप में उसको मुआवजा भी दिया जाता है। कंपनी को ने कलकत्ता में अपनी इच्छा अनुसार किलेबंदी करने का अधिकार भी मिल जाता है। कंपनी को अपने निजी सिक्के डालने की अनुमति है वो भी मिल जाती है, और उपरोक्त सुविधाओं के बदले केवल नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सुरक्षा का दायित्व देती है। इस प्रकार जो अलीनगर की संधि है वो एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वपूर्ण विजय थी, और इस विजय से ही है वो अंग्रेज संतुष्ट नहीं होते हैं। वे बंगाल के नवाब के पद पर एक कठपुतली व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते हैं, और इसके लिए उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, और वह एक तरह से जो
सिराजुद्दौला के जो विद्रोही थे उनको एक प्रकार से संरक्षण देना प्रारंभ कर देते हैं और साथ ही सिराजुद्दौला पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है। और 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर स्थित प्लासी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं के मध्य एक छोटी सी झड़प होती है। वो वास्तव में युद्ध नहीं था, क्योंकि युद्ध एक प्रकार से छल कपट से जीता गया था। इस युद्ध से पहले सिराजुद्दौला के जो विरोधी हैं उनसे साठगांठ है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेते हैं और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया जाता है, जो कि सिराजुद्दौला का प्रमुख क्या कहना चाहिए जो प्रमुख है वो सेनापति था। और जो राय दुर्लभ है उसको मंत्री बनाने का आश्वासन है वो दिया जाता है। इसकी और जो अमीचंद था जिसने मध्यस्थता की थी उसको खजाने का 5% देने का आश्वासन दिया जाता है। और इस प्रकार जो कलकत्ता का अधिकारी माणिकचंद है, धनी सेठ है, अमीचंद है, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ है और बंगाल की एक सेना का एक अधिकारी था खादिम खान है और सिराजुद्दौला का नौकर है। ये एक प्रकार से सिराजुद्दौला के विरुद्ध है वो एक षड्यंत्र करते हैं और इस षड्यंत्र के अंदर है वो अंग्रेज़ है वो सफल रहते हैं और सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध के अंदर है वो पराजित है वो कर देते हैं। लेकिन प्लासी का युद्ध है अनेक दृष्टियों से है महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला के स्थान पर अंग्रेज़ हैं वो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब वो बनाते हैं और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने से ये युद्ध हालांकि सैनिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे कूटनीति से जीता था। लेकिन इस युद्ध अनेक मायनों में ये महत्वपूर्ण था। सिराजुद्दौला मीर जाफ़र से अंग्रेज़ों को जो पैसा मिला उससे अंग्रेज़ों को कर्नाटक का युद्ध जीतने के अंदर सहायता मिली। अंग्रेज़ों ने अपनी सैन्य क्षमता है वो इस पैसे से बढ़ाई और इस पैसे से अंग्रेज़ों ने अन्य देशों के अंदर अपना जो उपनिवेशिक विस्तार किया उसमें उसको सहायता मिली। प्लासी के युद्ध ने कंपनी को इस योग्य बना दिया कि बंगाल की ईसाई जनता को लूट करके वो बेपनाह दौलत है वो जमा कर सकें। और प्लासी के युद्ध ने एक प्रकार से प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों की भारत के अंदर लूट प्रारंभ हो जाती है और भारत जैसा एक धनी देश है वो निर्धन देश में परिवर्तित हो जाता है। भारत के धन की निकासी है वो प्रारंभ हो जाती है। तो ये युद्ध है वो एक प्रकार से इस युद्ध के विषय में ये डॉक्टर पन्नीकर है वो ये कहता है, एक प्रमुख इतिहासकार थे पन्नीकर, और पन्नीकर इस युद्ध के विषय में ये कहते हैं कि युद्ध है एक प्रकार से सौदा था। ये इसने इस एक युद्ध नहीं था, ये एक सौदा था और इसने इस युद्ध की वजह से अंग्रेज़ों को भारत में साम्राज्य विस्तार करने का मौका मिला और अंग्रेज़ों की इस युद्ध से प्रतिष्ठा बढ़ी और अंग्रेज़ इस युद्ध के पश्चात एक शक्तिशाली सेना खड़ी करने के अंदर कामयाब हुए। कर्नाटक के तृतीय युद्ध के अंदर भी सफल होने में प्लासी के युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्लासी का युद्ध है जो कि एक प्रकार से विश्वासघात के द्वारा जीता गया था। इस युद्ध के पश्चात है वो अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्य विस्तार करने के अंदर है वो काफ़ी सहायता मिली। प्लासी का युद्ध है वो उसके अंदर एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के 29 सैनिक और सिराजुद्दौला के लगभग 500 सैनिक है वो मारे जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा ये युद्ध नहीं था। ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं था। इसके अंदर एक तरह से सिराजुद्दौला के दो सेनापति मीर बदार और मोहनलाल है वो ही भाग लेते हैं, जबकि मीर जाफ़र है और राय दुर्लभ है वो अपनी सेना है को इस युद्ध के अंदर वो उतारते नहीं हैं। तो ये युद्ध है वो अनेक दृष्टियों से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध से एक प्रकार से अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और अंग्रेज़ों को लूटने का है वो मौका मिलता है। और ये युद्ध एक प्रकार से दो शक्तियों के बीच में युद्ध नहीं था, अपितु दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष माना जाता है, क्योंकि इसमें सामंतवाद का जो प्रतीक है सिराजुद्दौला को और पूंजीवाद का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी को माना जाता है। और इस युद्ध में सामंतवाद की पराजय हुई और पूंजीवाद की विजय हुई और एक प्रकार से युद्ध के पश्चात पूंजीवाद है उसका प्रारंभ है वो शुरू हो जाता है।
भारत के अंदर पूंजीवाद का भारतीय धन है वो एक प्रकार से ब्रिटेन है, वो अनेक माध्यमों से ब्रिटेन जाना है वो प्रारंभ हो जाता है। तो एक तरह से भारतीय लूट का प्रारंभ प्लासी का युद्ध है वो माना जा सकता है। और थैंक यू।